नेम है शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस और 16th ऑफ जनवरी 2023 का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। पहली न्यूज है नेपाल से, जहां पर एक प्लेन क्रैश किया है और वहां पे 78 लोगों के मरने की बात आ रही है सामने। और जिस एयरपोर्ट पे घटना घटी वो नया एयरपोर्ट है, चाइनीज एड के द्वारा बनाया गया। 2 हफ्ते पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था, वहां ये घटना घटी। और जो इलाका है वो नेपाल का पोखरा इलाका है जहाँ की ये बात है, और इसमें कुछ भारतीय भी थे। इसके अलावा ये आर्टिकल समझा रहा है कि 22 डाइड लास्ट ईयर आफ्टर पोखरा टेक ऑफ। तो लास्ट ईयर भी 22 लोग मरे थे जिनकी बात हो रही है आफ्टर पोखरा टेक ऑफ, पोखरा से ही टेक ऑफ करते वक्त। नाउ येटी एयरलाइंस प्लेन वाज कैरिंग 72 पीपल फ्रॉम काठमांडू. Shortly before it was to land, made contact with the Pokhara airport near Seti Gorge or 10:50 a.m. It crashed soon after. तो क्या हुआ था कि येटी एयरलाइंस का ये प्लेन था और 72 लोगों को लेके उड़ रहा था काठमांडू से, और पोखरा एयरपोर्ट में नियर सेटी गार्ज वहां पर जाके ये क्रैश किया। थिक स्मोक एंड फायर हैम्पर्ड रेस्क्यू एफर्ट्स, सर्च फॉर 4 मिसिंग पीपल विल रिज्यूम ऑन मंडे। सो ये घटना बहुत दुखद घटना है और जिसका फ्रंट पेज पे आज जिक्र भी है, हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें शोक व्यक्त किया है। और इसमें इसके समझने वाली बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन समझने वाली ये बात है कि ये जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। और जैसे अगर ये जो आर्टिकल है, जो ये घटना है, अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो नेपाल की एविएशन मिनिस्ट्री है या एविएशन अथॉरिटी है, तो कुछ और चीजें निकल कर के आएंगी, वो आगे हम समझेंगे। फिलहाल के लिए घटना को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। आगे देखते हैं। जो ये आर्टिकल है ये मुझे मिला है इकोनॉमिक्स टाइम्स से। उसमें भी ये चीज मेंशन है कि 78 लोगों की डेथ हुई नेपाल एयर क्रैश में, और येटी एयरलाइंस का ये एयरक्राफ्ट था जो गाज में गिरा और ये घटना घटित हुई। समझने वाली बात यहाँ पे ये है, येटी एयरलाइंस 99 एंड ANC ATR 72 एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10:33 a.m. and crashed on the bank of the सेती रिवर। सेती रिवर को याद रखिएगा, सेती रिवर। ऑलराइट, इसको ये नेपाल में एक रिवर है। सॉरी, यस, माय मिस्टेक, काठमांडू या फिर आप पास में ये नेपाल को भी रेफर कर सकते हैं। अभी मैप नहीं है मेरे पास, वरना आपको मैं दिखा भी देती। बिटवीन द ओल्ड एयरपोर्ट एंड द न्यू एयरपोर्ट मिनट्स बिफोर द लैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, जिसको कहते हैं CAAN। ठीक है, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और 4 और 5 इंडियन हेल फ्रॉम यूपी, जो यूपी के कुछ पैसेंजर्स हैं उनका रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो पीटीआई प्रेस इन्फॉर्मेशन से आ रही है, पीटीआई से इन्फॉर्मेशन है, प्रेस ट्रस्ट से ये आई है न्यूज। आगे समझते हैं कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से, जिसमें ये समझना जरूरी है कि हमारे देश में नगर विमानन मंत्रालय जो है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसकी मैं वेबसाइट पे गई इस घटना को समझने के बाद, और ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करी आप सबके लिए, और हम सब समझेंगे साथ में कि एक्चुअली हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संस्था क्या है, कौन कौन सी है जो नगर विमानन में या फिर सिविल एविएशन से जुड़ी हुई हैं, और क्या क्या उनका कवरेज है। तो उनकी वेबसाइट है, आप भी इस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट है, जिसमें सब उड़े सब जुड़े एक हैशटैग है उनका, वो भी चलता है। और ये इनका फ्रंट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट है। आगे देखते हैं कि जब मैंने इसको और स्क्रॉल डाउन किया तो मैं देखा कि सारे के सारे जितनी भी आप ये नाम देख रहे हैं, ये सारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में ही आते हैं। तो उन नामों को एक बार देख लेते हैं। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, the Bureau of Civil Aviation Security BCAS, then Airports Economy Regulatory Authority of India AERA, the Commission of Railway Safety, ये भी आता है एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में। उसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ, ये डिपार्टमेंट है, अगर कोई दुर्घटना घटती है उस केस में यही एक ऐसा ब्यूरो है जो उसकी जांच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जांच करता है। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं, वो भी आता है एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में। और द पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड PHHL। और इसके बाद राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना जरूरी है हम सबके लिए, आगे आने वाले समय में हम करेंगे। और इसके साथ साथ एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड भी इसी मंत्रालय के अंदर आता है। तो अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके नाम इस मंत्रालय के अंदर में आते हैं, और ये सभी उनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अगर इन सब के बारे में एक एक करके भी हम समझेंगे तो दिन निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम अभी आपको रेफर किए हैं। तो ये आप चाहें तो छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से है, आप अगर करना चाहें तो इनमें सारी संस्थाओं के बारे में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए प्री के पर्पज से, क्योंकि आप देखिए जो घटना है
ये CAAN को रेफर की गई है और सॉरी उनकी तरफ से आ रही है जो सिविल एविएशन है नेपाल का। तो हमें भी अपने सिविल एविएशन के बारे में पता होना चाहिए कौन-कौन संस्थाएं काम करती हैं उनके लिए, उनके उनका एरिया ऑफ कवरेज क्या है। सो ये आप एक छोटा सा होमवर्क कर सकते हैं इस साल की जो लोग इस साल प्री दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और अगले साल के लिए मेंस के एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है क्योंकि अगर आपको याद हो कि DGCA का नाम काफी आ रहा है न्यूज में क्योंकि अभी जो एयर इंडिया का केस हुआ है जो महिला के ऊपर यूरिनेशन का जो केस बना है उसमें भी DGCA की गाइडलाइंस क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, उनका नाम भी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी नाम है और साथ ही साथ एयर इंडिया का भी नाम है। तो उस हवाले से हमको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट राइट्स टू CJI। गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि वांट्स इट्स रेप्स ऑन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। उन्होंने अब दूसरा रास्ता चुना है जहां पे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी वो लिख रहे हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप उनको सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम में जो रखना चाहते जो प्रपोज किया गया था उनको रखने की इच्छा है, वो चाहते हैं कि उनको रखा जाए कॉलेजियम में। So, in a letter to CJI, Law Minister Kiran Rijiju suggests inclusion of union government representative in the Supreme Court Collegium and state government representative in the High Court Collegium for transparency के लिए वो चाहते हैं कि उनके reps को रखा जाए. Now, Rijiju's letter is the latest in series of criticism by constitutional authorities, including VP and Speaker, who have also accused Supreme Court of ऑफन एनक्रोचिंग इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। ध्यान दीजिएगा अभी हाल में ही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने भी काफी रिमार्क्स दिए हैं जुडिशरी को और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लेटर लिखा गया है लेटेस्ट है ना। बट मिनिस्टर सजेशंस फॉर अमेंडमेंट टू MOP will not find acceptance of CJI Chanchund led 5-judge collegium which comprises justice। इनके नाम लिए गए तो उन्होंने कहा कि जो उनका सजेशन है अमेंडमेंट का वो अभी इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला है CJI की तरफ से, वो तो नहीं है ही फिलहाल, लेकिन इस लेटर के बाद कोई नया मोड़ आएगा तो पता चलेगा। none of these 4 judges will go on the become the CJI, क्योंकि अभी जो एक लिस्ट थी कुछ समय पहले न्यूज में आया था कि एक लिस्ट है जो कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर की थी कि हमने कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं आप उनको शामिल करिए चीफ जस्टिस के सिलेक्शन में या फिर जो जजेस के सिलेक्शन में या उनको चुनने में उन नामों को आप ऐड करिए, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। सो अभी जो देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में इसका आउटकम क्या निकलेगा। और जो ये लाइन लिख रहे हैं कि NJAC विया बैकडोर, मतलब अभी जो सीधी बात नहीं बनी तो ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट बैकडोर से एंट्री करना चाहती है और MOP का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए उसके हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन बिड टू मेक गवर्नमेंट पार्ट ऑफ जज सिलेक्शन प्रोसेस, जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है जिसको कहते हैं NJAC, जिसको 2015 में रिजेक्ट किया गया था, उसकी बात हो रही है। और तो समझ लेते हैं फटाफट कि एक्चुअली थोड़ा रिकॉल करते हैं कि जो NJAC की बात हो रही है वो क्या है। सो NJAC वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये पुरानी हमारा जो मेथड है वो फॉलो करते हैं जब भी जजेस का सिलेक्शन होता है, और NJAC लाया गया था उसको 2015 में रिजेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वो वाला है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम बेस्ड ऑन 3 जजेस केसेस। ध्यान दीजिएगा, अंडर 8 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फॉर मोस्ट सीनियर सुप्रीम जजेस। अभी तक का जो हिसाब किताब है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 सीनियर सुप्रीम जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, और इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं होती है, राइट। कोई पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पीछे से कोई इंटरवेंशन नहीं है संविधान का। ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल ये जो इंपॉर्टेंट है 124 says appointment to be made by president in consultation with the judges as president may deem necessary। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनेंगे और उनके बाद अप्रूवल होता है प्रेसिडेंट का, वो एक तरीका है जो आर्टिकल 124 बताता है।
उसके अलावा बाहर से किसी गवर्नमेंट का बीच में इंटरवेंशन नहीं होता है। क्रिटिक्स सेज इट इज अ क्लोज डोर सिस्टम विच लैक्स ट्रांसपेरेंसी, और यही एक सवाल है कि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही क्लोज एंडेड सिस्टम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इस वजह से इसको चेंज करना चाहिए। अच्छा, अब एनजेसी क्या है? एनजेसी वॉज अ बॉडी क्रिएटेड टू एंड द 2 डेकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट सिस्टम। उसको खत्म करने के बाद इसको लागू करने की बात है कि एनजेसी बॉडी होगी जो ट्रांसपेरेंसी को लाएगी। कैसे? विल कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, जिसमें 6 लोग होंगे, सीजेआई, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, उसके बाद लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। तो उसका भी डिटेलिंग है लेकिन अब इसमें नहीं जाते कि एमिनेंट पर्सन कौन होंगे। तो सीजेआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, इनको सरकार चुनेगी। नाउ क्रिटिक्स सेज judges in NJAC will need support of others to push a name through. They fear judicial independence become being compromised. वो कह रहे हैं, critics कहते हैं कि judges in NJAC will need support of others. जो NJAC में जो judges आएंगे उनको दूसरों का support चाहिए होगा to push a name through, किसी नाम को आगे लाने के लिए। They fear judicial independence being compromised. और क्योंकि यहाँ पे लॉ मिनिस्टर है, क्योंकि लोगों को एक सपोर्ट चाहिए, एमिनेंट पर्सन कौन चुनेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट चुनेगी। तो आप देखिए, एक सीजीआई हो गए और 2, मतलब 3 तो यहाँ पे आपके सीजीआई और उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, और बाकी के जो 3 है वो सरकार की तरफ से होंगे, 3+3, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हुआ क्या? एक्चुअली 50% जो अथॉरिटी है वो सरकार के पास चली गई ना, तो इसको माना जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि, और इससे क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यही इसी इसी शब्द पे बहस है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो हैम्पर होगा। ठीक है, जिसको बीपीबी हमारे जो धनखड़ साहब है वो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को इम्पैक्ट हो रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर को खराब किया जा रहा है। एक्चुअली उनका एड्रेस भी थोड़ा सा क्लियर नहीं लगा मुझे, जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उनका जो एड्रेस है ये कहने का कि संविधान की संप्रभुता पे हनन हो रहा है। तो संप्रभुता पे हनन कैसे हो रहा है? एक्चुअली हमारा संविधान ने ही इम्पोज किया है कि किसी भी बॉडी की पावर सुप्रीम नहीं है, उनको बीच बीच में चेक एंड बैलेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा जो वर्ड है वो है चेक एंड बैलेंस, इस संविधान में यूज हुआ है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। इस चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो जुडिशरी का काम है वो पार्लियामेंट को वॉच करना समय पे कि क्या नियम बन रहे हैं, और अगर वो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्ट्रक्चर तोड़ते हैं तो उसको चेक करने का काम जुडिशरी का है। ठीक है, वो इंटरवीन नहीं करती है लेकिन एडवाइजरी तौर पे जुडिशरी उस पे लॉ को जो बनाए जाते हैं संविधान के द्वारा उन पे चेक एंड बैलेंस रखती है। और ये ऑलरेडी हो चुका है, जब जो जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑलरेडी पास हो चुका है, अगर आपको याद हो। और ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जब उन्होंने काफी बड़े चेंजेस करने की कोशिश करी संविधान में भी और जुडिशरी में भी, तो उनको वहां रोका गया और सुप्रीम कोर्ट ने नियम पास किया कि कोई भी नियम या कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो उस केस में उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, उसको वहीं रोका जाएगा। ये लिमिटेशन दी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने आपके लेजिस्लेशन के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, जहां सारी पावर कैबिनेट के पास चली जाए और कोई भी पावर न रह जाए जनता के पास और या फिर जुडिशरी के पास, तो ऐसे सिस्टम को कैसे अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एनजेएसी ने इसी वजह से 2015 में इसको कैंसिल करा कि ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, और वो अभी भी पाइपलाइन में चले जा रहा है। नाउ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात होती है, अच्छा यूपीएससी के पर्पज से हम समझे कि ये क्या है, तो पहली बात तो ये जो बिल आया था उसको एक बार गो थ्रू करना जरूरी है कि वो बिल क्या कहता है, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ ऐड किया है, ये आपको रिकॉल कराएगा कि वो बिल क्या है। साथ ही साथ हमको ये प्रिपेयर करना है कि जो जो ये बात हो रही है, जो भी धनखड़ साहब ने कही थी कि हमारे पार्लियामेंट की सोवरिटी पे हर्ट है या उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए संविधान का, तो बेसिक स्ट्रक्चर ना टूटे इसीलिए तो ये बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो कह रहे हैं कि इससे जो हमारे पार्लियामेंट की संप्रभुता को हर्ट होता है, हनन होता है, और साथ ही साथ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी टूटता है, जो अपने आप में बुरी बात नहीं है। तो इस पे सोच समझ के एक क्वेश्चन मेंस के पर्पज से मुझे लगता है क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिविएशन है। तो ये जीएस 2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये बिल इंपॉर्टेंट है, और जो भी बहस चल रही है, जो मैं वीपी साहब कह रहे हैं, वो भी उसके हवाले से एक क्वेश्चन बनना लाजमी है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, उसके साथ पार्लियामेंट की पावर्स, उसके साथ गवर्नर की पावर को भी और प्रेसिडेंट की पावर को भी हमारे प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप जरा वॉच करके चलिए। साथ ही साथ इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मिले, और इसको रेफर करके अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 16 2015 द 5 जज बेंच रूल्ड विद अ 4:1, मतलब 4 सपोर्ट में, 1 सपोर्ट में नहीं, मेजोरिटी के साथ एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया एंड वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बोला गया कि ये असंवैधानिक है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको तोड़ने की बात करता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको कैंसिल किया जाए। उसका रेशियो क्या रहा? 4:1 का। इन 2014 पार्लियामेंट पास, और ये जो अमेंडमेंट हो रहा था संविधान में वो था 99वां अमेंडमेंट था यार, 99th अमेंडमेंट, सॉरी फॉर माय हिंदी। तो 99th अमेंडमेंट था इस संविधान में, जिसमें बताया जा रहा था कि एनजेएसी एक्ट पास करो और प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और साथ में हाई कोर्ट के जजेस में भी कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये था हमारा 99th अमेंडमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे चैट जीपीटी को लेके। अभी कुछ दिनों में एआई, चैट जीपीटी एक्चुअली क्या है समझ लेते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करते हुए चैट जीपीटी का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको जो भी आप उसको कोड दोगे या जो भी उसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे उस हिसाब से वो काम करेगा। पर ये आर्टिकल कहता है कि सम इंस्टीट्यूट्स में हैव स्लैप्ड कर्व्स बट एक्सपर्ट सेज देयर विल बी इनफ टूल्स टू डिटेक्ट यूज ऑफ सच एआई। वो कह रहे हैं कि एआई का है तो इम्पोर्टेंस तो है पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हर किसी को डोमिनेट कर सके। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये काम एआई ने किया है और ये काम एआई ने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से कोई आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है और एक आर्टिकल लिखता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा और एक आर्टिकल लिखा जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो एआई के द्वारा बनाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे टूल अवेलेबल हैं जो दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी के पर्पज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा बहस चल रही है एआई को लेके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इवन गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है हमारे देश में चैट जीपी सॉरी एआई को लेकर के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके। तो ये प्री में भी पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि चैट जीपीटी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एआई के माध्यम से बनाया गया है वो सारे काम करने के लिए जो एक इंसान कर सकता है, क्योंकि ये उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जो हम उससे कहते हैं। वो ड्राइंग कर सकता है, वो पेंटिंग कर सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है, वो आर्टिकल लिख सकता है, वो बिग बुक लिख सकता है। तो एक डर ये था लोगों में कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो बड़े सालों से अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनको ही ओवरराइड करके उनकी जगह ले लें। तो इसलिए अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने कहा कि अनलाइकली टू अशर इन एनी टीचर टेक टिफ, मतलब ऐसा कोई टीचर और टेक्नोलॉजी का टिफ नहीं है आपस में, कोई डिबेट नहीं हो सकती या काम उनका एक्सचेंज नहीं हो सकता, रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये काम एआई ने किया है, ये काम ह्यूमन बीइंग ने किया है। तो एक ये साइन ऑफ रिलीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉपलर रडार नेटवर्क टू कवर एंटायर कंट्री बाय 25। ध्यान दीजिएगा 2025 तक ये कह रहे हैं आईएमडी, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि हम बहुत जल्दी अपने पास डॉपलर रडार ले आएंगे जिसकी वजह से हमें और अच्छी तरीके से जो हमारा आसपास का जो प्रोडिक्शन हम करते हैं, वेदर प्रोडिक्शन करते हैं, वो और अच्छे तरीके से हो पाएगा, एक्यूरेटली हो पाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे पास रेडार है वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए हम डॉपलर रेडार को लेके आएंगे 2025 तक, और इससे हमारा डॉपलर वेदर रेडार्स होंगे वो, और जिससे फायदा ये होगा कि हमको और अच्छी सोफिस्टिकेटेड और एक्यूरेट रिपोर्ट्स मिला करेंगी प्रोडिक्शन करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। ये तो एक न्यूज है, लेकिन समझते हैं कि एक्चुअली डॉपलर क्या होता है, क्योंकि डॉपलर पे पहले एक प्री पे क्वेश्चन बना है, और ये क्योंकि अगर रेडार आ जाता है और आईएमडी इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो ये मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जीएस3 में, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। नाउ अभी इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डॉपलर एक्चुअली अगर देखें इस पिक्चर में तो ये वो तकनीक है जो अल्ट्रासाउंड करते वक्त यूज होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डॉपलर जो है अल्ट्रासाउंड की एक्चुअली ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जो किसी शरीर में डाल करके उसकी वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको चेक किया जाता है कि वो अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है। ठीक है, तो आप किसी की बॉडी में बिना काटे अगर ये जानना चाहते हो कि इसकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं उसका क्या, वो किस स्थिति में है, तो डॉपलर एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आपकी बॉडी में उन वेव्स को डाला जाता है जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
और उसके डालने के बाद ही पता चलता है। एक यहाँ पे इक्विपमेंट होगा, उससे उसको आपकी बॉडी में रेज किया जाएगा। देखिए ब्लड वेसल्स हैं, और ये आपको पता चलेगा कि वो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो कितनी अच्छी स्थिति में है। ये यूज होता है अल्ट्रासाउंड में। तो जब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हो रही हैं आपकी बॉडी की स्थिति जानने के लिए, इसी तकनीक को यूज करके जो है रडार सिस्टम में भी लाया जाएगा, जो ऑलरेडी है, मतलब आईएमडी उसको अडॉप्ट करेगा, जिससे और अच्छी रिपोर्ट्स हमको मिल सके। सो डॉपलर क्या करता है? डॉपलर रडार किस लिए यूज होते हैं? डॉपलर वेदर रडार्स आर रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर केपेबल टू डिटेक्टिंग particular type rain, snow, hail, insects, etc. in intensity and motion. तो बहुत अच्छे तरीके से उन तकनीक से हमको अच्छी रिपोर्टें मिल सकें। अगर आपने कहीं देखा होगा कभी टीवी वगैरह में, तो इस तरह के रेडार होते हैं, ये ओपन भी होते हैं, पर अब जो नए रेडार्स आ रहे हैं वो कवर्ड होते हैं। उनके अंदर ही वो जो एक एक छतरी सी लगी होती है, जैसे आपने देखा नहीं, यहाँ पे छतरी लगी हुई है, ये छतरी जैसी है, और ये वैसे वेव्स भेज रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वहां से बादल की तरफ भेजेगी जहाँ क्लाउड्स होंगे, और अगर उनके अंदर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, तो वापस उनको तरंगे भेजेगा, और इससे रडार को पता चलेगा कि तूफान आने वाला है, क्लाउड रहेंगे, बारिश होगी, धूप निकलेगी, तो उनको ज्यादा अच्छी रिपोर्टें मिल पाएंगी। सो डॉपलर यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू रीड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को रीड करने के लिए ये तकनीक का यूज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो इसको आप अपने पॉइंटर्स में ऐड करते चलिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं पिक्चर कि देखिए एक यहाँ पे एक बड़ा सा बहुत बड़ा सेटअप लगा है, इसको एंटीना भी कहते हैं कभी कभी, पार्ट है, उसके ऊपर डॉपलर देखिए, इसके अंदर एक आपको दिख रहा होगा रडार लगा हुआ है, और ये कवर्ड है ऊपर से, जो हमने पहले पिक्चर में देखा। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एमिटेड रेडियो वेव्स हैं ऐसे भेजी जा रही हैं, और बदले में यहाँ ड्रॉपलेट्स जो पानी की बूंदे हैं इस बादल के अंदर, वो वापस इन तरंगों को वापस भेज रहा है। तो इस पे ऑलरेडी डॉपलर लगा हुआ है, डॉपलर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो इससे पता चलता है कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी से तूफान आने वाला है, कितनी फ्रीक्वेंसी से बारिश होने वाली है, कितनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे हवा चलने वाली है, या तूफान या फिर आंधी आएगी, वट एवर इट इज। तो जो फोरकास्टिंग होगी वो ज्यादा क्लियरली पता चल जाती है, क्योंकि इन बादलों के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी संघनन की शक्ति की वजह से, संघनन होता है या वाष्पन होता है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो जब भी एटमॉस्फेरिक विंड के हिसाब से अगर इसमें कोई भी वाटर डेंसिटी बढ़ती है या घटती है, तो डॉपलर ये पता कर देती है, रडार पता करता है डॉपलर मेथड से, इफेक्ट से, कि वो कितने समय में बारिश होगी या कितने समय में तूफान आएगा या बारिश नहीं होगी, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे इससे इस पिक्चर से हमको पता चलता है कि डॉपलर का क्या इफेक्ट होता है, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं, और नई जो नेक्स्ट न्यूज है वो है चाइना से। ये टाइम्स ऑफ, ये ईटी का आर्टिकल है, उसमें मेंशन है कि चाइना की 2022 की जो ग्रोथ है, सीन देखा एज इट्स लोएस्ट इन 40 इयर्स। 2022 की जो उनका जो जीडीपी ग्रोथ थी वो सबसे लोएस्ट थी, और इतनी ही लोएस्ट नहीं थी, माओ जेडोंग का जो आपने नाम सुना होगा, सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, उनके समय में, मतलब 1976 के बाद ये ऐसा हुआ है कि इतना लो चला गया है। और क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, उसकी वजह से और देशों में स्प्रेड हुआ, और जो क्राइसिस था वो बढ़ता चला गया। किसका? कोविड का जो इम्पैक्ट था वो बढ़ता चला गया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत कमी आई। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 22 इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन अमंग इट्स वीकेस्ट इन 4 decades after the twin crisis of the pandemic and property woes analytics and ahead of Tuesday GDP announcement। वो कह रहे हैं कि दो इफेक्ट थे, एक तो प्रॉपर्टी वूज, वहां पे जो प्रॉपर्टी को लेकर जो एक डिस्प्यूट है उनके लॉज में, पहला वो था, और दूसरा पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, हमारे समझने की बात क्या है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो अगर उसकी जीडीपी में एक पॉइंट ऐसा लोएस्ट पॉइंट आया है, तो आसपास की डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हमारे समझने वाली बात है, क्योंकि एशिया में अगर आप दो देशों को देखें, चाइना के बाद एक इंडिया ही ऐसा देश है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में से बड़ा देश है, और हमारा बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना पे डिपेंड करता है। तो इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आगे की जो कहानी उसी देश के बारे, चाइना के बारे में है, वो समझने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, जीडीपी का परसेंटेज यहाँ पे गिरा है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। पर हमारे लिए अच्छी बात क्या है,
कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारा जीडीपी 2023 में जो परसेंटेज रहेगा वो ऊपर जाएगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि अपील की है चाइना को कि आप अपना जो कोविड के इन्फेक्शन का डेटा है उसको थोड़ा और क्लियर करके बताइए, क्योंकि अभी न्यूज आ रही है कि 5500 लोग करीबन वहां मारे गए हैं इस कोविड इम्पैक्ट से, जो भी नई वेव फैली है उसकी या फिर जो नया स्प्रेड हुआ है उसकी वजह से। तो वो जो क्योंकि चाइना ने ऐसे बहुत सारी चीजें वहां चेंज कर दी हैं जिसकी वजह से रियल नंबर्स नहीं पता चल पा रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने उनसे अपील की है कि आप अपने कोविड नंबर्स को रिलीज करिए जो थोड़े एक्यूरेट हो, जो ये बता सकें कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है चाइना के एस्पेक्ट से भी और हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा और रिसर्च किया तो मैंने पाया कि एक ऊपर आपका टाइम्स बिजनेस में एक चार्ट है जिसमें कह रहा है कि चाइना डोमिनेट्स रेयर अर्थ मार्केट। ध्यान दीजिएगा कि जीडीपी उसकी गिर रही है बट चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ मार्केट में। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर मेटल्स यूज्ड इन मेनी ऑफ टुडेज की टेक्नोलॉजीज। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं समझेंगे अभी, वो हमारे जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, सच एज विंड टर्बाइंस बनाने में, फोन स्क्रीन बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, और चाइना उसमें डोमिनेट करता है। चाइना का बहुत बड़ा परसेंटेज है रेयर अर्थ मार्केट में। एनीवन हु नीड्स वन ऑफ दीज 17 chemical elements will have a hard job sourcing them from anywhere but China। चाइना के पास ही उनका सोर्स ज्यादा है। देखिए आप 44 यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद रशिया है, तो उसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है रेयर अर्थ मार्केट का, जिसको REE भी बोलते हैं, REE भी बोलते हैं। और अगर उसने एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया या कोई और कारण से पॉलिसी चेंज होती है तो बहुत देशों पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। द पीपल्स रिपब्लिक हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, समझ में आया। नाउ इस चार्ट में आप देखिए सबसे पहले चाइना है, उसके बाद हमें दिख रहा है बड़ा नंबर यूएस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अदर्स, म्यांमार है, म्यांमार भी बड़ा देश है। उसके साथ जो हमारा जो एक मित्र देश तो नहीं बहुत अच्छा कहेंगे बट पड़ोस का देश है तो उससे हेल्प मिल सकती है रेयर अर्थ मेटल्स में, ऑस्ट्रेलिया है, और अदर्स में चला जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय यूएस जियोलॉजिकल सर्वे अराउंड 44 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ oxides lie dormant in the Chinese soil. The second largest stockpile is in Vietnam, but according to geologists estimate, it is only half as large as China. मतलब है तो सही रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है तो सही वियतनाम में, पर चाइना जितने नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ ही साथ मेंस में कुछ पार्ट आप कवर कर सकते हैं जीएस ट्री में, बट ज्योग्राफिकल पार्ट से GS1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि RE क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से देशों में ज्यादा ये रिजर्व्स हैं। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स रेफर्ड टू एज द lanthanide सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा जो पीरियोडिक टेबल नहीं होती है बहुत लंबी ब्लू कलर की, उस पर lanthanide सीरीज जो होती है उनके 15 एलिमेंट्स को कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स या एलिमेंट, सॉरी। ये प्री में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो lanthanide सीरीज होती है उसमें जो 15 एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, तो वो कहलाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें चाइना टॉप पे है। Now, although they are not true, RE is scandium, lithium are included in the categorization because they exhibit smaller properties to the lanthanides and are found in the some और ore bodies। तो वो कहना चाह रहे हैं कुछ इसमें कुछ पूरा पक्का नहीं है लेकिन कुछ और पार्ट भी हैं जो इसमें मिलते हैं और जो इसमें एक सीरीज बनाते हैं lanthanide की। ठीक है, REs are key components in many electronic devices that we use in our daily lives as well as in the variety of industrial application। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्री के पर्पज से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टाइम्स बिजनेस की न्यूज मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपके साथ शेयर करी। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने इसको और रिसर्च किया तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिले, आइए देखते हैं उसको। ये देखिए ये चार्ट मुझे मिला जिसमें आप देख रहे हैं कि चाइना टॉप द लिस्ट ऑफ माइन प्रोडक्शन एंड रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें 44 मिलियन टन का रिजर्व उसके पास है। तो आप देखिए सबसे पहले चाइना है 37.9% से, उसके बाद आता है वियतनाम, उसके बाद आता है रशिया, उसके बाद बाकी देश ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तंजानिया, ग्रीनलैंड, ये बाकी के देश आते हैं। तो चाइना, वियतनाम और रशिया में बहुत बड़ा रिजर्व है। जो सबसे बड़ा रिजर्व हमारे पास दिख रहा है एज पर दिस चार्ट विच इज इन चाइना। ठीक है,
उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स में कुछ एग्जांपल्स हमको पता होने चाहिए प्री के पर्पज से, वो ये हैं 17 मेटल्स की कंपोनेंट्स इन द हाईटेक प्रोडक्ट्स, चाइना सप्लाइज एटलीस्ट 95% ऑफ वर्ल्ड रेयर एलिमेंट्स, मतलब 95% तक वो एक्सपोर्ट करता है। और यूज क्या है, स्मार्टफोन में, विंड टर्बाइंस में, फाइबर ऑप्टिक में, हाइब्रिड व्हीकल्स में और एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स में भी। तो ये जितने मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं REE, वो सारे हमारे डेली के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज होते हैं। उनका बड़ा स्टॉक चाइना के पास है, बाकी वियतनाम में है। तो आप समझिए कि ये जो डेटा है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के पर्पज से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नई न्यूज है एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल से, जिसमें आर बॉनी गैब्रियल हैं जो नई मिस यूनिवर्स बनी है, यूएस की हैं और 2022 में मिस यूएस रही हैं, यूएसए, और वो बनी है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो पूछा गया, जो आपके मेंस के साथ साथ, मेंस में तो नहीं, मैं आपको सीधे बोलूंगी आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकता है। एक सवाल से पूछा गया जो मैंने यहाँ कैप्चर किया है। और वैसे इंडिया की जो दिविता राय थी वो सिर्फ टॉप 16 में अपनी जगह बना सकी, आगे नहीं बढ़ पाई और मिस यूएसए बनी है इस बार की मिस यूनिवर्स। सवाल क्या था, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट द जजेस आस्क्ड गैब्रियल वाज, मिस यूनिवर्स रिसेंटली मेड एन इंक्लूसिव चेंज, मिस यूनिवर्स पेजेंट में एक चेंज किया गया है, इंक्लूसिव चेंज है, अलाउइंग मदर्स एंड मैरिड वुमेन टू compete दिस ईयर। इस साल जो मैरिड वुमेन है और जो मदर्स हैं उनको चांस दिया गया इस साल मिस यूनिवर्स पेजेंट में, ऐसा चेंज अभी किया गया है। व्हाट अनदर चेंज यू वुड लाइक टू सी एंड व्हाई। सो ये जो क्वेश्चन, जो चीज पॉइंट मेंशन है ना, ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सोशल एस्पेक्ट में इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो GS1 के लिए इसको लिख लीजिए। दूसरी बात, उनसे पूछा गया कि आप और क्या चेंजेस देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा हर आंसर विच इज नाउ गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, अभी जो उनका आंसर है वो ये है, फॉर मी आई वुड लाइक टू सी एन एज इंक्रीज बिकॉज आई एम 28। उन्होंने कहा मैं 28 साल की हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें उम्र और बढ़ा दी जाए, और एंड दैट इज द ओल्डेस्ट एज टू compete। अभी 28 साल है, वो चाह रही है कि इसमें और उम्र बढ़ाई जाए। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। माई फेवरेट कोट इज इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर अभी नहीं हो सकता तो फिर कभी होगा। जैसे स्टेटमेंट नहीं है, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। सो जो आज करना है आज नहीं अभी करना है, वो ये कहना चाह रही है। तो कह रही है कि जो आपने जब इतना बड़ा चेंज ले ही आए हैं तो उम्र को और बढ़ा दीजिए, उम्र को इंक्रीज कर दीजिए और कंपटीशन को की जो उम्र है उसको आगे ले जाइए। एज ए वुमेन आई बिलीव दैट एज डज नॉट डिफाइन अस, इट्स नॉट टुमारो, इट्स यस्टरडे, बट इट्स नाउ। द टाइम इज नाउ दैट यू कैन गो आफ्टर व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट में, सोशल इश्यूज में कवर कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मेंस में आप लिख सकते हो, ऐसे राइटिंग में आप इस आर्टिकल को या इस टिप को, जो ये लाइन लिखी है इसको टिप बोलूंगी मैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नई न्यूज है हमारी जो फिर से इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है, स्टेप्स टू पुश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केपेक्स सपोर्ट ऑन बजट एजेंडा। जो बजट एजेंडा अभी शुरू होने वाला है, जिसपे बहस होगी 31 जनवरी के बाद से शुरू होगा और बजट भी आएगा, उसमें कह रहे हैं कि प्राइवेट केपेक्स का सपोर्ट बढ़ाने की बात हुई है। सो केपेक्स क्या होता है फटाफट से समझ लेते हैं। केपेक्स एक्सपेंडिचर दो टर्म है, एक है केपेक्स और दूसरा है ओपेक्स। सो केपेक्स एक्सपेंडिचर आर कंपनीज या फिर कंट्रीज मेजर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कंपनीज डे टू डे। मतलब ध्यान दीजिएगा, केपेक्स का मतलब होता है लंबी समय के खर्चे, जैसे मशीनरी, जैसे बिल्डिंग या फिर टूल्स। जो डेली खर्चे होते हैं वो केपेक्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना कहलाता है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये यूपीएससी के प्री में पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ ओपेक्स क्या होता है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, फिजिकल एसेट्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, ये कहलाते हैं केपेक्स। और ओपेक्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट होता है, डेली के खर्चे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये कहलाते हैं ओपेक्स। दो टर्म है केपेक्स ओपेक्स, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा चुका है, बट क्या पता इस बार ओपेक्स पूछ लें। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी T+1 सेटलमेंट के लिए। T+1 भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि ब्लू चिप्स का मतलब होता है वो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और अपना आईपीओ लाती हैं। स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स को कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज, उनका टर्नओवर साल दर साल अच्छा रहता है।
So blue chip companies will shift to T1 plus settlement साइकिल ऑन जनवरी 27। 27 जनवरी के बाद से जो ब्लू चिप कंपनीज का स्टॉक में डीलिंग होती है उनका सेटलमेंट हो जाएगा T+1। ये समझना है कि T+1 क्या होता है, पूरी न्यूज ही समझनी, सिर्फ समझना T+1 क्या है। अब समझते हैं। Under T+1 settlement cycle, investors get their money or share delivered within 24 hours time। T का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ और उसका एक दिन और, मतलब 24 घंटे। जैसे आज 8 बजे आपने ट्रांजैक्शन किया, 8 बजे सॉरी स्टॉक मार्केट खुलता है 9:15 पे, आपने किया 9:45 पे आपने ट्रांजैक्शन किया सुबह, ठीक। तो अगले दिन के 9:45 तक का समय है आपके लिए, इसको जो स्टॉक मार्केट है आपका पैसा आपको लाके देगा और जो आपने परचेजिंग करी है उसको लाके देगा। सपोज करिए आपने 2000 शेयर खरीदे 9:45 पे, तो आपका जो पैसा है उसको बायर को देने का टाइम है 9:45 तक का, और आपके जो शेयर है वो आप तक लाने का टाइम है 9:45 तक का। ये है T+1 सेटलमेंट। तो अंडर T+1 सेटलमेंट साइकिल इन्वेस्टर्स गेट देयर मनी और शेयर डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स टाइम। अर्लियर पहले क्या था, ये व्यवस्था सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए थी, पर अब ये सभी ब्लू चिप कंपनीज और स्टॉक मार्केट के लिए लागू होगी। ठीक है, ये थी T+1। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका ज्यादा मैकेनिज्म पूछा नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज है जो टाइम्स ऑफ इंडिया से है, पर ये बहुत ही रिमार्केबल न्यूज है मेंस के पर्पज से, और अगर इसको और एक्सपैंड जितना कर सकते हैं इस न्यूज का पोटेंशियल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। नो ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी प्लान कैन टेक ऑफ विदाउट इंडिया। ये बोला है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि कोई भी ट्रांस एशिया, मतलब ट्रांस का मतलब एक छोर से दूसरे छोर जाने का, एशिया में कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है इंडिया के बगैर, हो नहीं सकता। टेक ऑफ मतलब शुरू ही नहीं हो सकती, वो ये कह रहे हैं। तो आर रिस्पॉन्स टू चाइना वॉज स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। हमारे ईएम ने क्या बोला ऑन सैटरडे, हाईलाइटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड फर्म काउंटर रिस्पॉन्स टू चाइना, कि जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहे हो और जो हमने अपना पक्ष चेंज किया है, मतलब यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, जो हम एक पक्षीय आपसे अपने को आपके सामने खड़ा कर रहे हैं, और जो आपने एलएसी पे आप जो कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा स्टेटस को हमने क्या मेंटेन किया, स्टेटस को हम हटेंगे नहीं, वहीं रहेंगे। जो हमारा पक्ष है एक पक्षीय, जो हमारा दायरा है वहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड फर्म काउंटर रिस्पॉन्स टू चाइना विच ट्राई टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को ऑन द एलएसी इन मई 2020। 2020 में जिन्होंने किया उसकी बात वो कर रहे हैं कि हमारे बिना आपका कोई भी विश्व में ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। तो इसका उन्होंने बात बोली है, इंपॉर्टेंट बात है। समझने वाली बात क्या है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इन सब चीजों को आप कोट कर सकते हो कि हमारा फ्रंट क्या है। Now speaking at an event, he said on the northern border, China is seeking to change status quo. Status quo का मतलब होता है अपनी जगह पे अडिग रहना। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे चाइना अपना स्टेटस को चेंज करना चाह रहा है by bringing large forces, violating our agreements. Despite COVID, remember this happened in the May 2020। मतलब आपको याद होगा, अगर तवांग की बात करें, अभी तो तवांग की बात नहीं हो रही है, अभी तो यांगसी की बात हो रही है। और 2020 में जो उन्होंने किया था हमारा जो हमारा मुठभेड़ हुई थी उसको रेफर कर रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं कि जो अभी वो नॉर्दर्न फोर्स जो इलाका है वहां पे भी अपने स्टेटस को चेंज करना चाह रहा है, और जो वो भूले नहीं है जो उन्होंने कोविड के टाइम पे किया था 2020 में। ठीक है, वही बात कह रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा फ्रंट है वो चेंज नहीं होगा। ही ऑल्सो emphasized the geopolitical significance and geostrategic location of India. In India's case, geography has added to the case made by the history of its relevance। वो कह रहे हैं कि जो हमारे केस में ज्योग्राफी हैज एडेड, ज्योग्राफी ऐसी है एशिया की कि अगर आप चाहें कि इंडिया के बगैर आप ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस न्यूज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। ट्रांस एशियन रेलवे, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्रांस एशियन रेलवे एक प्रोजेक्ट है UNESCAP का, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म है, जिसमें से ये प्रोजेक्ट है इंटीग्रेट करने का, फ्रेट रेलवे बनाएंगे। मतलब पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक ऐसा फ्रेट रेलवे कॉरिडोर या फिर पटरियां बिछाएंगे जहां से हमारा जो व्यापार है पूरे एशिया यूरोप का जुड़ सके और बढ़ सके। Now, Trans-Asia Railway Network Agreement is an agreement signed of 10 नवंबर 2006 में इसको साइन किया गया था UNESCAP के नेतृत्व में, और साथ ही साथ
ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनाने की बात हुई थी, जिसमें आता है हमारा आयरन सिल्क रोड आता है, यूरोप और पैसिफिक पोर्ट जो चाइना का पैसिफिक पोर्ट है वो भी जुड़ता है, सिल्क रोड का जो रास्ता है वो जुड़ता है, उसके साथ एशिया लैंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी जुड़ता है जो 92 में शुरू होने की बात हुई। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर वो हम कोई भी देश इंडायरेक्टली वो कह रहे हैं अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया से सारे रास्ते टच होके जाते हैं। इंडिया एक बड़ा स्टेप है, बड़ा देश है पूरे विश्व की जियो पॉलिटिक्स में, वो कहना चाह रहे हैं। कैसे? अब इसको मैप से समझते हैं। ट्रांस एशियन रेलवे का नेटवर्क आप देखिए कि ये पूरा जो आज के भूटान का भी एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, परसों आई थी कि भूटान से वो बात कर रहा है चाइना, तो देखिए भूटान आ गया, म्यांमार का इलाका आ गया, पूरा इंडिया है। और साथ ही साथ चाइना के ऐसे बहुत सारे बॉर्डर जो एक्सपेंशन कर रहा है, वो रेलवे ट्रैक बना करके, रोड बना करके जो म्यांमार से होके गुजरती है। उसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा उसको और एक्सपेंशन करें तो पता चलेगा कि आपके जो इसके मिडल ईस्ट से काफी देश हैं उसपे की काफी बॉर्डर लाइन, बहुत सारे ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक हैं या ऑयल पाइपलाइंस हैं, वो इंडिया से कनेक्ट होके गुजरती हैं, जिसमें चाइना का बड़ा बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि चाइना को सोच समझ के अपने स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, नाउ उसके साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगी आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप आईआर की बात कर रहे हैं तो चाइना का जो वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव अगर आप ध्यान दें तो ये रेड वाला जो इलाका दिख रहा है ना, ये जो जहां कनेक्ट हो रहा है, ये आपका सिल्क रोड वाला राउट है, लैंड राउट है। बट इसी के साथ यूरोपियन यूनियन से जुड़ने वाला जो ब्लू राउट है, यहाँ से आके यहाँ जाके ये बन रहा है, ये हमारा मैरीटाइम सिल्क रोड है, जो बहुत जमानों से, बहुत बहुत सालों से मैरीटाइम राउट रहा है। तो अगर ये रोड यहाँ कनेक्ट होती है और इसके साथ साथ अगर ये यहाँ कनेक्ट होना है सी राउट, तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका भी इसमें आता है, बांग्लादेश भी इसमें आता है। बिना बिना हमारे सपोर्ट के कैसे पॉसिबल है? अगर आप सीईपीसी की बात करें, अगर आप आसियान देशों की बात करें, उसके साथ अगर आप G20 अभी प्रेसिडेंसी हम करने जा रहे हैं उसकी बात करें, तो ये पूरा जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें इंडिया का बड़ा रोल है, वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके साथ एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क जो है, जो हमारा बांग्लादेश में स्प्रेड होगा, वो भी इंडिया से होकर ही गुजरता है। उसकी शुरुआत जो आप देखें, TAR ट्रांस एशियन रेलवे, TAR रूट 1, TAR रूट 2, TAR रूट 3, ये सब जो है ये हमारे सपोर्ट या भागीदारी से ही कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश हमारा सपोर्टर देश है, और साथ ही साथ भूटान भी एक ऐसा देश है जो हमारे सपोर्ट में है। इवन देन जो राउट 3 है राधिकापुर वाला, जैसे आप वेस्ट बंगाल से शुरू होता है, काफी इसमें जो रूट है जो वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं और जाके बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार में जाते हैं। और म्यांमार भी हमारे, जब वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन देशों को, और हम सब जानते हैं कि इंडिया का बिग ब्रदर की इमेज है हमारे आसपास के देशों में, तो इंडिया के बगैर ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, एक चीज और समझते हैं कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, NSTC, उसमें भी जो राउट है रशिया अजरबैजान से होते हुए ईरान को टच करते हुए, वो भी आकर के हमारे यहाँ गुजरात के नीचे महाराष्ट्र की बेल्ट है, यहाँ आके टच होता है। तो अगर, और हम सब जानते हैं अभी फिलहाल में पास के कुछ समय पहले अगर आप ध्यान दें तो ईरान और अफगानिस्तान में चाइना की बढ़त बढ़ाने के लिए, इमेजिंग बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में उसने भी एक ऑयल ट्रीटी साइन करी है। और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उसमें कितना उसका भाग रहेगा, कितनी पॉसिबिलिटी, वो देखने वाली बात है। पर जो NSTC का राउट है उसमें भी इंडिया का बड़ा रोल है। उसके साथ जो नेक्स्ट जो मैं कन्मिंग सिंगापुर रेलवे आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो चाइना से होके निकलता है और म्यांमार से जुड़ता है, उसमें भी अगर देखिए यहाँ से आके ये जाता है, ये आपका ट्रांस रेलवे का ही पार्ट है, एक्सपेंशन है जो सिंगापुर तक जाता है। तो इसमें भी हमारा जो आसियान देशों का सपोर्ट है, उसमें इंडिया का रोल है, G20 का रोल है। तो वो कह रहे हैं, अब वापस आते हैं जो हमारे न्यूज पे जो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने 2020 में कोविड में टाइम पे जो किया था, जो झड़प हुई थी, वो हम भूले नहीं है। और अब आप नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमको पता है। लेकिन जियो पॉलिटिकल इस सिनेरियो में, जिसमें आप वो कह रहे हैं इंडियन ओशन इज पॉइज्ड टू असूम इवन ग्रेटर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस टुडे। हम जो इंडियन ओशन की बात, इंडियन ओशन आपको याद होगा, इंडियन ओशन रिंग की बात होती है हमेशा, IOR मत भूलिएगा, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था। तो उस केस में हम शांत बैठे हैं, अपनी पोजीशन को लेके बैठे हैं, लेकिन हमको सब पता है और हमारे बगैर आपकी दाल नहीं गलेगी, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, रिमार्केबल स्टेप है और रिमार्केबल स्टेटमेंट है मैं कहूंगी, और IR के लिए
इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी आईआर तैयार हो जाएगी इस पूरे साल के लिए, क्योंकि ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे जैसे मैंने यहाँ आपके लिए किया है, तो आपको ऐसे ऐसे राउट खुल के निकलेंगे कि पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। चाहे वो ऑयल राउट हो, चाहे वो रेलवे राउट हो, चाहे वो ट्रेन राउट हो, सिल्क रोड हो, आपकी आयरन रोड हो, मैरीटाइम रोड हो, सब इसमें कवर हो रही है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे किसी पर्सपेक्टिव को देखते हो तो ध्यान दो कि इंडिया कौन कौन से ग्रुपों में एक्टिव है। जैसे सीपीईसी को साइन नहीं किया, आसियान में एक्टिव है, G20 में, सीपीईसी को तो मना कर दिया क्योंकि चाइना का इसमें बड़ा रोल है, चाइना इसमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इनके रूल्स रेगुलेशन क्लियर नहीं है। तो इस केस में देखिए इंडिया किस में एक्टिव है। आपका इंडियन ओशन रिंग की बात, आईओआर में हमारा क्या रोल है, तो उन संस्थाओं को भी जोड़िए अपनी तैयारी में जिसमें इंडिया एक बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो कल की न्यूज थी, मैं इसको जोड़ रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि चाइना और भूटान के बीच में अभी एक बातचीत शुरू होने का एक पुश फॉरवर्ड या स्टेप फॉरवर्ड आया है, जिसमें अभी उनकी बॉर्डर टॉक्स होंगी भूटान को लेकर के। बोथ साइड्स अग्री टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग एंड टू कीप कॉन्टैक्ट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स होल्डिंग ऑन 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स ऑफ एट अर्लीस्ट। ऑब्वियसली क्योंकि वो हमको यांगसी पे और हमारा अरुणाचल प्रदेश में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पास के बॉर्डर देशों से बात करो, उनसे अलग अलग वार्ता करो और देखो कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, official from China and Bhutan on Friday, January 13, 23, agreed to push forward a three-step roadmap as the expert group meeting held boundaries talks in the southwestern Chinese city to Kunming. ठीक है, सो इस मैप में हम देख लेते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो कहाँ पर होगी, कहाँ बैठक होगी, उसको भी देख लेंगे अभी। A joint release said the two sides had an in-depth exchange of views on implementing MOU Memorandum of Association understanding on the three-step roadmap for expediting the China-Bhutan boundary negotiation को expedite करने के लिए बात हो रही है। The Bhutan delegation led by Dasho Litho Tobden Tangbi, Secretary of the International Boundaries of Bhutan, met with the Chinese delegation led by Hong Liang, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बातचीत होती है, अभी देखेंगे कि कितनी बातचीत आगे बढ़ेगी। पर इस मैप पे हम देख लेते हैं कि नेपाल हमारा ये रहा, चाइना हमारा ये है, डोकलाम प्लेट्यू को मत भूलिएगा, इस तरफ पड़ता है, ये अभी आगे बात हो रही है डोकला, और नाथुला दर्रा यहाँ पे है, और सिक्किम का जो बड़ा पार्ट है इस तरफ चाइना के ऊपर टच होता हुआ, यहाँ पे हमारा भूटान। ठीक है, नेपाल इस तरफ है, भूटान थिम्पू यहाँ पे है, और यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू मत भूलेगा आईआर के रिस्पेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। Now, both sides agreed to simultaneously push forward the implementation of all the steps of the three-step roadmap as well as increase the frequency of the expert group meeting and to keep contact through diplomatic channels on holding 25th round of China-Bhutan boundary talks. उसकी बात होगी। Now, भूटान एंड चाइना इन अक्टूबर 21 की बात हो रही है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था 3-स्टेप रोड मैप को लेकर के, मतलब एक्सपीडिटिंग मतलब आगे तेज काम बढ़ाने के लिए भूटान चाइना बाउंड्री नेगोशिएशन का। Bhutan's foreign ministry said the MOU on the three-step roadmap would provide a fresh impetus to the boundary talk. और जो ये boundary talk जो पहले हो चुकी है अक्टूबर 21 में, उसके बाद ये जो बातचीत है ये एक नया टर्न लेकर आ सकती है। Negotiation 24 rounds have focused broadly on the two area of dispute, Doklam and area along with the western borders of Bhutan and the near India-China Bhutan tri-junction. इसको भी लेकर के हम लोग अपना IR में पॉइंट ऐड कर सकते हैं। And the Zakrlang and the Pasamlang valleys along Bhutan's northern border. तो भूटान का पसमलंग और जकरलंग को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, now what they are saying is कि डायमेंशन क्या है। China has recently appeared to broaden the scope of the dispute. मैंने कहा था कि वो अपना डिस्प्यूट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ब्रॉड करेगा उसका स्कोप by also bringing an area along Bhutan's eastern border in Saktang वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये यहाँ पर है भूटान के, यहाँ पे साकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको याद रखिएगा, प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ द विच बॉर्डर्स इंडिया स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के इलाके को टच करता है और आसपास के इलाके में आता है। द चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री सब्सिक्वेंटली रेफर टू डिस्प्यूट इन द वेस्टर्न मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्शन। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री है सब्सिक्वेंटली रेफर टू डिस्प्यूट करती है इस इलाके में वेस्टर्न मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्शंस में। तो साकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? भूटान में। ठीक है, सम ऑब्जर्वर्स viewed that move as a pressure tactic to push Bhutan to accept China's earlier reported offer of a swap of Doklam in the west.
तो वो कह रहे हैं कि पहले उनका ऑफर था स्वैप करने का डोकलाम को जो पश्चिम में है, विच बीजिंग व्यू स्ट्रेटेजिकली इन एक्सचेंज फॉर द भूटान टू रिटेन इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज। ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा जो डोकलाम प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक है, और वो कहना चाह रहे हैं कि जो उनका एक्सचेंज है, स्वैप है, किसके साथ, आपका साक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो उसका बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। तो कह रहे हैं कि वो इस बात पे स्वैप करने के लिए प्रेशर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी इम्पोज कर सकते हैं, इन एक्सचेंज फॉर भूटान टू रिटेन इट्स नॉर्दर्न टेरिटरी, अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी जो भूटान की है उसको सिक्योर करने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सम ऑब्जर्वर्स व्यू दैट मूव एज ए प्रेशर टैक्टिक टू पुश भूटान टू एक्सेप्ट चाइनाज अर्लियर रिपोर्टेड ऑफर, जिनका पहले का ऑफर था स्वैप करने का, बदलने का, ऑफ डोकलाम इन द वेस्ट, विच बीजिंग व्यूज स्ट्रेटेजिकली इन एक्सचेंज फॉर भूटान टू रिटेन इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज। ये इसका पंचलाइन है, आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो उनका पहले का जो स्वैप था, आप देखिए जो हमारा डोकलाम प्लेट्यू है भूटान का वो यहाँ पर है, ठीक है, इसके पीछे जाते हैं, जो डोकलाम प्लेट्यू है वो यहाँ पर है, ठीक है, जो हमारा पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल पास का ही पार्ट आप देखेंगे, अगर मैं इसको रफ करूं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे जो हमारा ये सिक्किम का पार्ट है, बिल्कुल टॉप पे, और हमारा जो डोकलाम है जो ओके, और साक्टांग है वो बिल्कुल इस तरफ है, भूटान के इस तरफ। तो सिक्किम का टॉप पार्ट यहाँ पे डोकला, और ये, तो ये स्ट्रेटेजिकली जो आप जगह बता रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बीजिंग के लिए। सो इसको स्वैप करने की बात है। भूटान एंड इंडिया फॉर्मली डिमार्केटेड देयर 699 किलोमीटर बाउंड्री इन 2006, और भूटान इंडिया की जो बॉर्डर डिमार्केशन है, जो लाइन डिमार्केशन है सॉरी, वो ऑलरेडी तय हो चुका है 2006 में। तो इसको लेके बातचीत अभी होने की उम्मीद है। लेट्स सी। नाउ प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया हमारे लिए क्या प्रॉक्सिमिटी है? The western areas measuring 269 square meter are a particularly sensitive bone of contention given the proximity to India। ये हमारी bone of contention है, झगड़े की जगह है, ये हड्डी है, एक झगड़े की हड्डी जो गले में फंस गई है, स्पेशली आफ्टर द 2017 स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स इन डोकलाम। डोकलाम में जो हमारा झड़प हुई है, तो पूरा इलाका ही झड़प वाला है। तो अभी वो यांगसी में आ गए, अभी डोकलाम में पहले 2017 में हो चुका है। तो द स्टैंड ऑफ चाइना हैज स्टेप्ड अप इस मिलिट्री प्रेजेंस इन द डिस्प्यूटेड प्लेट्यू। इस प्लेट्यू को लेकर जो डोकला प्लेट्यू है भूटान का हिस्सा है, चाइना की लाइन देखिए यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे तो चाहता है ये इलाका भी हमें मिल जाए। तो उसको लेकर के, और हमारा जो जो पॉइंट है, जो जो हमारा या जो हमारा डोकला प्लेट्यू का पॉइंट है वो इस तरफ पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो इलाका है यहाँ से चेस करने के, वो इतना कवर करने की कोशिश के लिए जो जो झड़प ऑलरेडी हो चुकी है, चल रही है। तो लेट्स सी उस पे कितना अभी उसको पास ऑन मिलता है। Beijing has recently launched an infrastructure push in Tibet to build, which is what is called Xiaokang, moderately prosperous frontier villages to establish। ये तो पता ही है कि वो अपने गांव बना रहा है, मॉडल विलेज बना रहा है। तो उसके चक्कर में चाह रहा है कि कुछ ऐसी बात हो जाए भूटान से कि हमारे प्रेशर में आके वो सरेंडर कर दे। लेट्स सी क्या होता है। सो ये था आज का हमारा डेली न्यूज एनालिसिस। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कनेक्ट रहिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट डेली न्यूज एनालिसिस में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।